हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल। तो आज हम कॉमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच के डिफरेंस को जानेंगे। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू अंदर रजिस्टर करे गए हैं, और जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स 1949 के थ्रू रजिस्टर करे गए हैं। पर ये कब से रजिस्टर करे जाना स्टार्ट करे गए हैं? वो 1966 से। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं इन पे CRR, SLR, बेसल नॉर्म ये तीनों अप्लाई होते हैं। बेसल नॉर्म क्या है ये हम अगले लेक्चर्स में अपने जानेंगे। जो कोऑपरेटिव बैंक है इन पे भी ये तीनों अप्लाई होते हैं, CRR, SLR, बेसल नॉर्म्स। जो कॉमर्शियल बैंक्स का रेगुलेटर है वो हमारा RBI है, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव बैंक है इनका जो रेगुलेटर और सुपरवाइज़र है वो डिवाइडेड है। जैसे कि मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका सुपरवाइज़र और रेगुलेटर कौन है? RBI है। और जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका डुअल सुपरविज़न होता है। जैसे कि RBI डुअल सुपरविज़न में कौन कौन आ जाएगा? RBI और जो स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, वो दोनों मिलकर रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेगुलेट और सुपरवाइज़ करते हैं। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनमें वोटिंग पावर कैसी रहती है? वो बेस्ड होती है शेयर होल्डिंग पे, किसकी कितनी शेयर होल्डिंग है उस हिसाब से उसको वोटिंग राइट दिए जाते हैं। और जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक में एक मेंबर इक्वल टू 1 वोट है, मतलब कि हर मेंबर की वोट वैल्यू 1 है। आई होप ये कॉमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के डिफरेंस को आप जान पाए होंगे। अब इसी के साथ हम कॉमर्शियल बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है ये रजिस्टर्ड है किसके अंदर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड है। NBFCs कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं इनका सुपरविज़न जो है RBI करता है। NBFCs का सुपरविज़न डिपेंड करता है कि उसके वो म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस फंड है और प्राइमरी डीलर है। अगर वो म्यूचुअल फंड है तो उनका सुपरवाइज़र SEBI होगा, इंश्योरेंस फंड है तो उनका सुपरवाइज़र IRDAI होगा, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक्स में जो एंट्री कैपिटल चाहिए रहती है वो 500 करोड़ चाहिए रहती है मिनिमम। और जो NBFCs हैं उनमें डिपेंड करता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है तो उसकी लिमिटेशंस कुछ और होंगी, इंश्योरेंस फंड है तो उसकी लिमिटेशंस कुछ और होंगी। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, टाइम डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर जो NBFCs हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस डिपॉजिट टेकिंग है, ठीक है, वही सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स ले सकते हैं, वो भी ओनली एंड ओनली टाइम डिपॉजिट, ना कि डिमांड डिपॉजिट। और ये जो हैं कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो चेक भी इशू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड को भी इशू कर सकते हैं। पर जो हमारे NBFCs हैं वो ना तो चेक इशू कर सकते हैं, ना तो डेबिट कार्ड, ना तो क्रेडिट कार्ड। CRR, SLR अप्लाई होगा हमारे कॉमर्शियल बैंक्स पे। जो हमारा जो CRR है और SLR है, जो SLR है हमारा वो अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ NBFC-D, जो कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि डिपॉजिट्स लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन पे ही SLR अप्लाई होगा। नॉर्मल NBFCs पर SLR अप्लाई नहीं होगा। CRR जो है वो किसी भी टाइप के NBFC पर अप्लाई नहीं होगा। बेसल नॉर्म्स जो हैं वो कॉमर्शियल बैंक्स पर अप्लाई होते हैं। ये क्या हैं मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊंगा। और जो NBFC-D है जो डिपॉजिट्स लेते हैं, ठीक है, और जो डिपॉजिट नहीं लेते हैं पर सिस्टमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका असेट साइज़ जो है 500 करोड़ से ज़्यादा है, उन पे बेसल नॉर्म अप्लाई होगा। ये जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो जो डिपॉजिट्स हैं वो सीधा सीधा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, पर जो हमारे NBFCs हैं वो शेयर मार्केट में सीधा सीधा इशू कर सकते हैं। जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं ये सरफासी एक्ट का यूज़ कर सकते हैं ईजिली। और जो हमारे NBFCs हैं वो सारे के सारे NBFCs सरफासी एक्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये एक्ट क्या है ये मैं आपको अगले वीडियोज़ में समझाऊंगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।